बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 18 नवंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्रृंखला में आपको बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह एकदम से विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में जारी यानी कि नवंबर 2022 में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा संस्थान भारत में शीर्ष पर रहा है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बतलाया था इसमें आईआईटी बॉम्बे भारत की यूनिवर्सिटियों की सूची में पहले स्थान पर रहा है, लेकिन ओवरऑल आईआईटी बॉम्बे को 40वां स्थान मिला। तो ऐसे में ध्यान रखिए, भारत में प्रथम स्थान पर रहा आईआईटी बॉम्बे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी वहां पर विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार पूर्वक लिखने से फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है या फिर निर्णय लिया है। यह निर्णय अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा लिया गया। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार सरकार। इस प्रश्न से संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी 38 जिलों में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान समय में बिहार में जिलों की संख्या है 38 और सभी जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोला जाएगा। हालांकि वर्तमान समय में 3 जिलों में यह भूकंप क्लिनिक खोला जा चुका है। ये 3 जिलों की बात करें तो इनमें आपको ध्यान रखना है, राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भूकंप क्लिनिक खुल भी चुके हैं। ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर इसका निर्माण किया जा चुका है। ये बातें यहां से आपको ध्यान रखना है। अब बात करें यहाँ पर भारत में भूकंप की, अर्थात भारत में जो भूकंपीय जोनों को विभाजित किया गया है, ये चीजें आप यहाँ पर अगले पॉइंट में देखने वाले हैं। तो ऐसे में हमारा अगला पॉइंट है कि भारत को 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है और सबसे ज्यादा खतरनाक जो जोन है ये है जोन 5। जोन 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 भागों में यानी कि 5 भूकंपीय जोनों में भारत को बांटा गया है और इनमें से जो सबसे खतरनाक जोन है, जो विनाशकारी जोन है, यह है जोन 5। वैज्ञानिकों के अनुसार हम बात करें यहाँ पर जोन 5 की, जो भूकंप को जो मापने का एक पैमाना होता है, ये रिक्टर पैमाने पे यानी कि रिक्टर स्केल पर इसका मैग्नीट्यूड को मापा जाता है। और जोन 5 की बात करें तो इसमें जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ये 9 से भी अधिक जा सकता है, जो कि एक अत्यंत विनाशकारी स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। तो ये बातें यहाँ से ध्यान रखें, जोन 5 अत्यंत ही खतरनाक है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में, इसमें कौन कौन से हिस्से भारत के शामिल है, वो चीजों का यहाँ पर विस्तृत जानकारी दिया गया है। तो इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि इसमें पूर्वोत्तर भारत यानी कि पूर्वोत्तर भारत का सभी राज्य, पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि शामिल है। ये बातें आपको ध्यान रखना, ये सारा जो क्षेत्र है ये जोन 5 के अंतर्गत सम्मिलित है। हालांकि बिहार के कुछ और हिस्सों की बात करें तो इसे सेस्मिक जोन 4 के तहत भी रखा गया है। बिहार को जोन 4, जोन 5, कुछ हिस्से जोन 3 में भी शामिल है। तो इस तरह से यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार के अधिकतर जिले जो हैं ये जोन 5 के ही अंतर्गत हैं। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में कि भूकंप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जबकि भूकंप जिस पैमाने पर मापा जाता है उसे रिक्टर पैमाना या फिर रिक्टर स्केल कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको याद यहाँ पर रहनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गौरव चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न से संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट होगा कि 19 नवंबर 2022 को कोलकाता में रग्बी एशियन चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा और इसके लिए आपको ध्यान रखना, यानी कि इस प्रतियोगिता के लिए बिहार के रग्बी कोच व खिलाड़ी गौरव चौहान को भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
ऐसे में यहाँ पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, यह पहली बार है जब बिहार से कोई खिलाड़ी पुरुष वर्ग में रग्बी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न बनना आपके एग्जाम में स्वाभाविक है। ध्यान रखिएगा, गौरव चौहान की बात करें तो रग्बी खिलाड़ी व साथ ही साथ बिहार के रग्बी कोच भी हैं, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर रग्बी की, तो रग्बी खेल जो है ये फुटबॉल का ही एक अन्य रूप है, यानी कि फुटबॉल भी इसको माना जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो मान के चलिए ये फुटबॉल का ही एक रूप है। और विलियम वेब इलिस को रग्बी खेल का जनक माना जाता है। और साथ साथ यहाँ पे बात करें, भारत में रग्बी खेल का घर कोलकाता को कहा जाता है। जबकि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फिजी, जॉर्जिया, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड, समोआ, टोंगा और वेल्स का जो राष्ट्रीय खेल है ये रग्बी है। ये यहाँ से आप नोट कर लीजिए, इन सारे देशों का जो राष्ट्रीय खेल है ये रग्बी है। जबकि वहीं भी हम बिहार के दृष्टिकोण से देखें, बिहार का राजकीय खेल क्या है, तो बिहार का राजकीय खेल है कबड्डी। जबकि कबड्डी की बात है तो ऐसे में ध्यान रखिए, मैंने आपको जानकारी दिया था कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। साथ ही साथ भारत की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये है हॉकी। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कुल मिलाकर 10 खिलाड़ियों को इस एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए 10 खिलाड़ियों में पीवी सिंधु, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, गगन नारंग, पीवी सिंधु 2 बार लिखा चले गया है, अजंता शरत कमल, रानी रामपाल, भवानी देवी, बजरंग लाल, शिव केशवन आदि यहाँ पर कुल मिला के 10 खिलाड़ी इसमें शामिल है। और यहाँ पे हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इन 10 खिलाड़ियों में 5 महिलाएं शामिल है और सभी ओलंपियन है, यानी कि 50% पुरुष वर्ग है और 50% महिला वर्ग इसमें शामिल है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बात है यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ की, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 यानी कि 1927 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय नई दिल्ली में है। जबकि वहीं पे हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आदिल शुमरीवाला वर्तमान में अध्यक्ष है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान महासचिव है राजीव मेहता। और साथ साथ यहाँ पे हम बात करें एक और पॉइंट की, क्योंकि यहाँ पर ये जो एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में जो खिलाड़ियों को नामित किया गया है, तो इनमें से अचंत शरत कमल का भी नाम शामिल है। अचंत शरत कमल की बात है तो ऐसे में इस पॉइंट को हमने इसी दृष्टिकोण से शामिल किया है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है। तो 2022 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल को, जो कि खेल के मतलब क्षेत्र का ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो ये बातों को यहाँ से नोट कर लेना है। जो नई वाली कॉपी आपने तैयार किया होगा वहां पर इन सारे पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 500 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो लगे अगर आपको कि ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो नवीनतम रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की, तो इस रिपोर्ट के आधार पर भारत इसमें 8वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में आई जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों की सूची में 8वें स्थान पर रहा है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है, 63 देशों की सूची में भारत को जो स्थान मिला है ये 8वां स्थान मिला है। ये चीजों को यहाँ से आपको नोट कर लेना है। वहीं पे पिछले वर्ष की रिपोर्ट की बात करें तो पिछला वर्ष का जो रिपोर्ट 2022 वाला जो जारी हुआ था, इस रिपोर्ट में भारत जो था ये 10वें स्थान पर था, लेकिन नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर 63 देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है, यानी कि इसमें 2 अंकों का इजाफा हुआ है, यानी कि ऊपर आया है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान जो है ये खाली रखे गए हैं, क्योंकि किसी भी देश ने इस सूचकांक की सभी श्रेणियों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि उन्हें संपूर्ण अच्छी रेटिंग प्रदान किया जाए। इसी वजह से प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान एकदम से यहाँ पर इस सूचकांक में खाली है। जबकि वहीं पे हम चतुर्थ स्थान की बात करें तो इस रैंकिंग में डेनमार्क को चतुर्थ यानी कि चौथा, स्वीडन को 5वें और चिली को 6ठे स्थान पर रखा गया है।
तो कुल मिला के देखें इस रैंकिंग की यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का जो आयोजन है ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि 19 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर 2022 तक कुरुक्षेत्र हरियाणा में सरस मेले और शिल्प मेले के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये आयोजन तिथि 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 तक है। आयोजन स्थल है कुरुक्षेत्र हरियाणा। आपको यहाँ पर अगले पॉइंट में जानकारी दे दूं कि इस दौरान पहले यहाँ पर यह ध्यान रखिए इसका जो आयोजन यानी कि उद्घाटन जो होगा ये गीता महोत्सव का ये 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। और इस साथ ही साथ इसी दौरान 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी शुभारंभ करेगी। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में कई सारी जानकारी हमने पहले भी कई दफा आपको दिया है, फिलहाल हम यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है कि अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये घोषणा हुई है कि अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाना है। हालांकि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो मॉरिशस, इंग्लैंड और कनाडा में आयोजित किया जा चुका है ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि हाल ही में बाली इंडोनेशिया में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष जो अभी हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है इंडोनेशिया के बाली में 2022 में इसका थीम क्या रखा गया है। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये 2022 का निर्धारित थीम है। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस 17वें शिखर सम्मेलन में भारत को इसकी कमान सौंपी गई, यानी कि इंडोनेशिया की तरफ से अब G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये भारत को सौंपी गई है अगले 1 वर्षों के लिए। इस चीज को यहाँ से ध्यान रखना है। इसी चीज को यहाँ पर हमने विस्तार से लिखा है कि अर्थात इसके समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को दे दी। अब भारत के दृष्टिकोण से देखें तो अब 1 दिसंबर से 1 साल के लिए भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा और भारत अपने G20 के एजेंडों को लेकर आगे जाएगा, यानी कि 1 दिसंबर से यह प्रभावी होगा इसकी अध्यक्षता भारत की और ये अगले 1 वर्ष तक के लिए वैलिड रहेगा। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि किस देश के द्वारा ये अध्यक्षता सौंपी गई है। तो इस समय जो वर्तमान समय की बात करें तो मौजूदा समय में इंडोनेशिया के पास ये G20 की अध्यक्षता थी, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम की बात करें तो मैंने आपको बताया रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर इसकी निर्धारित थीम है 2022 की 17वें G20 शिखर सम्मेलन की। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न की नवंबर 2022 में जारी ओपन डोर्स की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी 11.8% से बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 21% हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो भी आंकड़े वाले खास करके प्रश्न होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में नवंबर 2022 में जारी ओपन डोर से 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी 11.8% से बढ़कर अब 21% हो गई है। पहले जो आकलन हुआ था उस आधार पर 11.8 निर्धारित किया गया था और अभी जो आकलन हुआ इसके आधार पर 21% की बातें कही गई है। तो ध्यान रखिए इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 11.8 से बढ़कर ये अब 21% हो गई है। अब यहाँ पर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की समूह में भारतीय छात्रों की संख्या सबसे अधिक 31% है। ये चीन को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे में भारत पहले स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के समूह में, यहाँ पर अमेरिका में 31% आबादी के साथ। और यहाँ पर इसमें हमारा एक और पॉइंट है, हालांकि अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल संख्या 2020-21 में 9.14 लाख से बढ़कर अब 2021-22 में 9.48 लाख हो गई है। ये कुछ आंकड़े हैं जो कि अभी हाल ही में जो ओपन डोर्स 2022 की रिपोर्ट आई है उसमें ये सारी बातें कही गई है। और यह आंकड़ा यह भी बताता कि अमेरिका उच्च शिक्षा के विकल्प की तलाश कर रहे छात्रों के लिए शीर्ष स्थान बना हुआ है। यही दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेरिका में जो मतलब कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक है। ये बातें भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और सभी छात्रों के समूह की बात करें तो इसमें जो भारत का जो मतलब भारतीय छात्र है इसकी संख्या सबसे अधिक 31% है। चलते हम यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पे।
ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 14 नवंबर 2022 को युद्धाभ्यास 2022 आयोजित किया गया। ये जो युद्धाभ्यास है इसका नाम ही है युद्धाभ्यास। ये 2022 वाला संस्करण अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्धाभ्यास 22 का जो 18वां संस्करण है ये नवंबर 2022 में ओली उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये युद्धाभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, इसका 18वां संस्करण अभी हाल ही में उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया गया है। हालांकि इसके अलावा अमेरिका से संबंधित एक और भी पॉइंट है कि अक्टूबर 2022 में यानी कि पिछले महीने भारत और अमेरिका की सेनाओं द्वारा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप आयोजित किया गया था। ये ध्यान रखिए कि टाइगर ट्रंप जो संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है ये अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ था। हालांकि भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास की बात करें तो ऐसे में कुछ पॉइंट यहाँ पर हमने शामिल किया, जैसे कि वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका की थल सेना से संबंधित है। वहीं पे बात करें युद्धाभ्यास, ये भी थल सेना से संबंधित है। अगला है कॉफ इंडिया, ये वायु सेना से संबंधित है भारत और अमेरिका के बीच। और फिर अगला है रेड फ्लैग जो कि अमेरिका का बहुपक्षीय वायु अभ्यास है, इसमें भारत भी शामिल होते हैं। और मालाबार अभ्यास की बात करें तो भारत अमेरिका जापान का ये त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है। तो ये सारे संबंधित हैं भारत अमेरिका से, जो कि आपको ध्यान रखना है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी और इसी दिशा में बीपीएससी मेकर ऐप पर 68वीं बीपीएससी के लिए एक कोर्स लॉन्च हुआ है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्री स्पेशल कोर्स हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध है। ये मटेरियल बेस्ड कोर्स है जहां पर इन सारे सेक्शन, इन सारे सब्जेक्ट से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के अलावा बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर भी मिल जाएगा और इस साथ साथ करंट अफेयर्स की पूरी श्रृंखला, यानी कि आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज भी इसमें आपको दिया जाएगा। तो ये सारी बातों को यहाँ से ध्यान रखना है। जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ये सबसे कम कीमत पर हमारे कोर्स को अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए, वहां पर देखिए बहुत सारे मटेरियल हैं, आप देखिए वहां पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमर सिंह, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जानकारी दूं कि हाल ही में भारतीय मूल के 41 वर्षीय सिख कार्यकर्ता अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान रखना, उन्हें यह सम्मान अन्य 3 लोगों के साथ मिला है और इसकी घोषणा न्यू साउथ वेल्स सरकार की ओर से 3 नवंबर को लोकल हीरो श्रेणी में की गई थी। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना, लोकल हीरो श्रेणी के अंतर्गत इन्हें अभी हाल ही में यानी कि अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हम बात करें यहाँ पर यह सम्मान इन्हें क्यों दिया गया, तो भारतीय मूल के अमर सिंह को यह सम्मान कोविड महामारी, वनों में लगी आग, बाढ़ और सूखे के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी इन्हें एक सम्मान मिला है, इसकी जानकारी अगले वाले पॉइंट में लिखा गया है। इसके पूर्व उन्हें वर्ष 2021 में ऑर्डर ऑफ लिवरपूल के मानद उपाधि से कह सकते हैं सदस्य के रूप में इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के शहडोल में पैसा एक्ट लागू किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न की हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में नियमावली का विमोचन कर पैसा एक्ट लागू किया। अभी जनजातीय गौरव दिवस के बारे में कई सारी जानकारी हमने आपको पहले दिया था, ये कब मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, ये सारी बातें ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। तो इसी अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में भी हाल ही में नियमावली का विमोचन करते हुए पैसा एक्ट को लागू किया गया 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहां पर, तो मध्य प्रदेश के शहडोल में। हमारा अगला पॉइंट है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश पैसा एक्ट लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया। इनसे पहले जो 6 राज्य हैं जहां पर पैसा एक्ट लागू है, तो इनमें से हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र शामिल है। तो कुल मिला के अभी अब देखें तो 7 राज्य में ये लागू हो चुका है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये पैसा एक्ट आखिर होता क्या है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर लिखी गई कि पैसा एक्ट यानी कि पंचायतों का प्रावधान, जो कि आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित क्षेत्रों तक इसका विस्तार तक सीमित है। और इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि अधिनियम 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है, जो कि इसका नाम दिया गया है पैसा एक्ट यानी कि पंचायतों का प्रावधान, जो कि मुख्य रूप से देखें तो अनुसूचित क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि आपको ध्यान रखना ये अधिनियम 1996 के अंतर्गत ये सारी बातें कही गई है।
चलते हम यहाँ पर अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 नवंबर को यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऐसे में हमारा पहला पॉइंट है कि वर्ष 1956 में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिषद बनाने के लिए पहले प्रेस आयोग की योजना बनाई गई थी 1956 में, और 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना हुई और फिर 16 नवंबर 1966 को यह कार्य करने के लिए प्रभावी हुआ। और इसी के कारण यानी कि जिस वजह से प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, और ये प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन वहीं पे हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 3 मई 2022 को मनाया गया। और इस वर्ष 2022 के थीम की बात करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज 2022 का इसका थीम है, जो कि आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। एशियाई अगर हम बात करें एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक की, तो शिव नरवाल, सागर डांगी, संदीप बिश्नोई, अमित शर्मा, ये सभी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसी आधार पर यहाँ पर हमने चुना ऑप्शन नंबर ई को उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको ध्यान रखना कि इसके तहत जो हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में नवंबर 2022 में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये दक्षिण कोरिया के डेको में किया गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना इस प्रतियोगिता में शिव नरवाल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, और इसके अतिरिक्त मेहुल घोष ने भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। हालांकि ये जानकारी हमने पिछले वीडियो में दिया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि शिव डांगी, संदीप बिश्नोई, अमित शर्मा आदि ने अब तक की बात करें, जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक भारत को 15 स्वर्ण पदक यहाँ पर मिल चुका है। हालांकि ये आंकड़े अभी और भी बढ़ेंगे, जब ये पूरा फाइनल हो जाएगा तो इसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। चलते हैं हम यहाँ पर अगले आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज की इस वीडियो में हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। और जितने भी छात्र इस कोर्स को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हजारों विद्यार्थी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो जल्द ही इसमें टेस्ट सीरीज की श्रृंखला स्टार्ट होगी, तो भरपूर फायदा आप यहाँ से उठा पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।